ओके सो अस्सलाम वालेकुम। एज यू गाइस नो वी हैव बीन स्टडिंग रीनल मॉड्यूल और इसमें हम किडनीज के फंक्शंस को स्टडी कर रहे थे। तो वन ऑफ द वेरियस फंक्शंस ऑफ किडनीज इज टू रेगुलेट द अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विच वी हैव टू स्टडी फॉर दिस मॉड्यूल आर गोइंग टू बी सोडियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम। ठीक है, हम इन तीनों की नॉर्मल अमाउंट्स देखने हैं प्लाज्मा में, इनके फंक्शंस देखने हैं बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिकली आइंस, और कैसे इनकी अमाउंट ज़्यादा ही कम होने से डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं बॉडी में, और क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं इनकी अमाउंट्स कम या ज़्यादा होने की। सो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इज़ गोइंग टू बी सोडियम आइन। ठीक है, वी ऑल आर अवेयर बाय इट्स फंक्शंस कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है उसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइन है वो कौन सा है? सोडियम है। तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में रोल प्ले करना। सेकेंडली द डीप पोलराइजेशन फेज ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इज being performed by सोडियम आइंस। ठीक है, इसके अलावा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी के लिए सोडियम आइंस रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कहा जाता है कि बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनेंस होती है वो सोल्यूट्स पे डिपेंड करती है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूट्स ऑफ द ईसीएफ। तकरीबन 142 मिली इक्वलेंट पर लीटर के अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं द ईसीएफ, एंड दैट इज़ व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनेंस, ईसीएफ मेंटेनेंस एंड ओवरऑल ब्लड और बॉडी वाटर मेंटेनेंस या बॉडी फ्लूइड मेंटेनेंस। तो यही इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा कहा जाता है कि ग्लूकोज की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स एज वेल एज फ्रॉम द जीआईटी वो भी डिपेंडेंट होती है अपॉन सोडियम आइंस। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स की रीअब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट होती है अपॉन सोडियम आइंस, वो को ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, आप लोगों को याद हो तो। सो दिस ऑल वर द फंक्शंस ऑफ द सोडियम आइन जो कि हमने पढ़ लिया, उसकी नॉर्मल अमाउंट हमने देख ली कितनी होती है। फिर बात करते हैं क्लोराइड आयन की। क्लोराइड आयन इटसेल्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हमेशा ये इन कंजंक्शन विद सोडियम आता है इन द फॉर्म ऑफ NaCl। तो जो फंक्शन सोडियम के हैं तकरीबन वही हैं जो क्लोराइड आयन के हैं। ये बेसिकली जस्ट एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर के मेंटेनेंस में और ऑस्मोटिक प्रेशर को जिसे कहते हैं क्रिएट करने में ये हेल्प आउट कर रहा था, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इन अबंडेंस इन द ECF। इसकी तकरीबन 108 मिली इक्वलेंट पर लीटर अमाउंट होती है हमारे प्लाज्मा में और ECF में। सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, और इसका कोई इटसेल्फ तो इतना कोई डिफरेंट फंक्शन नहीं है, मगर यही है। हाँ, इसकी क्लिनिकल कंडीशन ये है कि अगर बॉडी में से बाय एनी मीन्स क्लोराइड आयंस का लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपका गैस्ट्रिक कंटेंट्स बॉडी से एक्सपेल हो जाए इन केस ऑफ वॉमिटिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स, उसमें HCl की कमी हो जाएगी, और HCl की कमी से क्लोराइड आयंस की कमी हो जाएगी। क्लोराइड आयंस की कमी से इसलिए ये होगा कि एनन गैप को फिल करने के लिए ना बॉडी में बाइकार्बोनेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। बाइकार्बोनेट की अमाउंट ज़्यादा होने से हो जाएगा अल्कलोसिस। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरेमिक अल्कलोसिस, एंड इट इज़ वन ऑफ द कंडीशंस एसोसिएटेड विद क्लोराइड आयंस। और इसके बाद आप लोग नॉर्मल अमाउंट बता दिए बस। और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनेंस बॉडी फ्लूइड मेंटेनेंस में ही हेल्प आउट कराता है, और इसका कोई ऐसा इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं। हाँ, HCl की प्रोडक्शन में भी हेल्प आउट करता है बिकॉज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ HCl। तो इस इन दैट वे ये एक एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने में भी हेल्प आउट कर रहा होता है क्लोराइड आयन। फिर बात की जाती है पोटेशियम आयन की। जस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम आयन ने भी नर्व इम्पल्स कंडक्शन में रोल प्ले करना होता है बाय बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपोलराइजेशन फेज ऑफ द नर्व इम्पल्स कंडक्शन। यही है जो रेस्टिंग फेज का बनाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन पोटेशियम पंप भी रेगुलेट करना पोटेशियम आयंस का काम है, जो कि बेसिकली पोटेशियम आयंस को रीअब्जॉर्ब कर रहा था और हाइड्रोजन आयंस को सक्रीट कर रहा था। ठीक है, इन द टाइप A इंटीग्रेटेड सेल्स, और यही पंप जब प्रेजेंट होते हैं इन द टाइप B इंटीग्रेटेड सेल्स तो वो हाइड्रोजन आयंस को रीअब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम आयंस को पंप करता है इनटू द ल्यूमन। याद है कि भूल के। इन द सेम वे जो हमारी ये होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल और अदर मसल्स, वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम आयंस, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होना होता है, डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो आफ्टर द नर्व इम्पल्स कंडक्शन ही हो रही होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, तो वहाँ पर पोटेशियम आयंस रिपोलराइजेशन करवा रहे होते हैं और रेगुलेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। इसके अलावा कहा जाता है कि बहुत सारे इंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम भी पोटेशियम को होता है, लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस के सेवरल एंजाइम्स जो डिपेंडेंट है ऑन द एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयंस फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शंस। अच्छा, फिर बात की जाती है कि अगर वुंड है हमारी बॉडी में, वुंड की हीलिंग के लिए जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है, उनकी प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन के लिए भी पोटेशियम आयंस रोल प्ले करते हैं। सो दीज वर ऑल द फंक्शन ऑफ द पोटेशियम आयंस इन आवर बॉडी। मैंने बेसिकली जो अबनॉर्मलिटीज़ लिखी हैं यहाँ पर, जस्ट हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया है, बॉडी में सोडियम आयंस का कम होना, हाइपोनेट्रीमिया ज़्यादा होना, हाइपरनेट्रीमिया पोटेशियम आयंस का कम होना, हाइपोकलेमिया, एंड पोटेशियम आयंस का ज़्यादा होना, हाइपरकलेमिया। हाइपोक्लोरीमिया एंड हाइपरक्लोरीमिया इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली हमेशा जो वो कम या ज़्यादा होता है इन कंजंक्शन विद सोडियम आयंस ही हो रहा होता है। तो हम अगर सोडियम आयंस के एब्नॉर्मलिटीज़ को देख लें और उसकी रीजंस को देख लें कि क्यों हो रहा है सोडियम आयंस का बैलेंस अप डाउन, तो उससे हमें क्लोराइड आयंस का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है वो हाइपर और हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकलेमिया ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हाइपोनेट्रीमिया बॉडी में कब कब डेवलप हो सकता है।
बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल तभी कम होगा जब बॉडी में फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर बॉडी में सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा तो सोल्यूट्स खुद ब खुद डाइल्यूट हो जाएंगे। तो एनी कंडीशन जो कि बॉडी में फ्लूइड्स के अमाउंट को ज़्यादा करे, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में ADH के अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो फ्लूइड्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रही है, और सोल्यूट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डाइल्यूशन ऑफ फ्लूइड्स हो रही है, तो हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। सेकेंड कंडीशन कुड बी कि आपकी बॉडी में जो हमारे थे ऑलरेडी सोल्यूट्स, सोडियम आयंस वगैरह, वो बॉडी से लॉस हो जाए, डायरिया में, वॉमिटिंग में, एनी कंडीशन, बर्न्स वगैरह में। बर्न्स में तो नहीं, खैर बर्न्स में तो खैर हाइपरनेट्रीमिया होगा क्योंकि सब तो फ्लूइड का लॉस होता है ना। सो वॉमिटिंग और डायरिया, ये दोनों कंडीशन ऐसे जो बॉडी से सोल्यूट्स को लॉस करा देंगे, तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया। इसके अलावा कहते हैं कि अगर रीनल फेलियर है और वो सही से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा सोडियम आयंस को, तब भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। हार्ट फेलियर है तो किडनीज क्या करेंगी, किडनीज, हार्ट फेलियर मतलब किडनीज तक वो पहुंच नहीं पा रहा ब्लड, तो उस केस में भी सही से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी सोडियम आयंस की, हाइपोनेट्रीमिया। इसके अलावा थायराइड डाययूरेटिक्स होते हैं जो बेसिकली रिलीज करा देते हैं सोडियम आयंस को, क्लोराइड आयंस को फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल्स इनटू द लिमन एंड इनटू द यूरिन, तो वो भी एक रीज़न है हाइपोनेट्रीमिया की, ठीक है। सो दीज आर ऑल ऑफ द केसेस। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर बॉडी में एल्डोस्टेरोन कम, एल्डोस्टेरोन नहीं रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है बेसिकली हमारे सोडियम आयंस की, तो अगर बॉडी में एल्डोस्टेरोन या हम कहें एड्रीनल इनसफिशिएंसी है तो दैट कैन ऑल्सो कॉज हाइपोनेट्रीमिया। सो ये सारे कॉजेज थी हाइपोनेट्रीमिया के विच यू हैव जस्ट सीन, ठीक है, समझ आ गई बात की। हाँ, और डाइटरी डेफिशिएंसी भी होगा, आप लोग डाइट में ही कम ले रहे हो तो वो भी डेफिनेटली कॉज करेगी हाइपोनेट्रीमिया। फिर बात की जाती है हाइपरनेट्रीमिया की। हाइपरनेट्रीमिया जी नो कि तब होगा जब बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा और बॉडी में रह के जाएंगे सोल्यूट्स जो कि कंसनट्रेट होकर हाइपरनेट्रीमिया की तरफ बॉडी को लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो रहा है इन केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडिस, जो कि नेफ्रोजेनिक भी हो सकती है और सेंट्रल भी हो सकती है, मतलब डिफरेंस क्या हो हम लास्ट वीडियोज़ में देख चुके हैं फिजियो में, ठीक है। तो दोनों केसेस में हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कुशिंग डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा है, उस केस में भी बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा सोडियम की, क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर आपका इनटेक बहुत ज़्यादा है सोडियम का, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सलाइन सॉल्यूशंस ले रहे हो या आपकी इंट्रावेनस आपको दिया जा रहा है, इंजेक्शंस के थ्रू दिया जा रहा है, तो उस केस में भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। फिर कहा जाता है कि वॉमिटिंग या डायरिया, जिसके केस में आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो और इलेक्ट्रोलाइट्स में लॉस ना हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो, उस केस में भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है अगर जस्ट लॉस ज़्यादा पानी का हो उस केस में। अदरवाइज़ दोनों का लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी डैमेज हो रहे होते हैं। और अगेन दीज ऑल वर द केसेस, बस यही हैं, बाकी तो मुश्किल से होते हैं, वो ना भी करो तो चलेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी, अगर आप बहुत कम पानी पी रहे हो तो बॉडीज़ में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स हो जाएगी, तो वो भी केस इसी की तरफ लेकर जाएगी हमें। तो दिस ऑल वर द केसेज जो कि बॉडी में सोडियम आयंस के अमाउंट को ज़्यादा कर रहे थे इन केस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। और इनसेंसिबल वाटर लॉस कहते हैं कि जो कि डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर भी इवेपोरेशन के ज़रिए पानी लॉस हो रहा होता है, उस केस में भी, और हमारी स्किन से भी इन एडिशन टू स्वेटिंग पानी वैसे भी लॉस हो रहा था बाय डिफ्यूजन, तो उस केस में भी जो इनसेंसिबल लॉसेज ऑफ वाटर है दे कैन ऑल्सो लीड टू हाइपरनेट्रीमिया, क्योंकि जहाँ जहाँ वाटर का लॉस होगा वहाँ हाइपरनेट्रीमिया होगा। फिर बात की जाती है हाइपोक्लीमिया की। हाइपोक्लीमिया मतलब बॉडी में सोडियम आयंस कम है, वो कब कम हो सकते हैं अगर मतलब बॉडी से वैसे लूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किडनीज उनको रिटेन नहीं कर पा रही इन केस ऑफ ट्यूबुलर डैमेज, तो उस केस में भी हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर हमारे जो पोटेशियम आयंस अगर हमको बहुत ज़्यादा जो कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कर दें विद इन द सेल्स, मतलब उनको बाहर ना आने दें, उस केस में हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। ECF लाइक इंसुलिन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में भी हो जाएगा। अगर आपकी बीटा एडरेनर्जिक स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है उस केस में भी हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि सेवरल बर्न्स के केसेस में भी हाइपोक्लेमिया हो जाती है, क्योंकि तब सोडियम आयंस की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा लाइक एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है तो वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करेगा, और इन एक्सचेंज फॉर सोडियम हमें बॉडीज निकालने पड़ते हैं क्या, पोटेशियम आयंस। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में भी बॉडी से पोटेशियम आयंस कम हो जाएंगे। और अन्य रीनल डिजीज़ कैन ऑल्सो कॉज इट। अच्छा, इसमें सारे नहीं करने, जस्ट इंपॉर्टेंट कलर। मेल एब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी में GIT से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। और हाइपरग्लाइसीमिया इस तरह से कॉज करता है हाइपोक्लेमिया, क्योंकि जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो इंसुलिन पर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो इसको ज़्यादा सेल्स के अंदर भेजेगी, बाहर नहीं आने देगी। सो ऑल दिस फैक्टर्स कैन कॉज। डायलिसिस में इसलिए ज़्यादा हो सकता है कि डायलिसिस में चूँकि हम लोग बॉडी से ब्लड रिमूव करके वापस डाल रहे होते हैं या उसमें फिल कर रहे होते हैं डायलिटिक फ्लूइड, तो उस केस में भी बहुत सारे हमारे जो होते हैं इंपॉर्टेंट सोल्यूट्स वो लॉस हो जाते हैं, इन दिस केस पोटेशियम। अच्छा जी, फिर बात की जाती है हाइपरकलेमिया कब हो सकता है। डेफिनेटली हर वो कंडीशन जो बेसिकली हमारे एल्डोस्टेरोन को कम करवाएगी, तो बॉडी से सोडियम आयंस
रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, और जब सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो पोटेशियम आयंस सिक्रीट नहीं होंगे, तो वो बॉडी में रिटेन होते रहेंगे। तो उस केस में क्या डिजीज़ हो सकती हैं, हाइपरकलेमिया हो सकता है। तो यू कैन से एडिसन्स डिजीज़ में हाइपरकलेमिया होगा है ना, क्योंकि उसमें बेसिकली एल्डोस्टेरोन रिलीज़ ही नहीं हो रहा। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाए, लाइक उनका नेक्रोसिस हो जाए, सेल्स लिसिस हो जाए, लिटिक कंडीशंस हो जाए। तो एज यू नो कि सेल्स आर द बैग्स ऑफ पोटेशियम, तो जब भी सेल्स का डैमेज होगा तो ECF में पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंडली कहा जाता है कि स्ट्रीनस एक्सरसाइज के केस में भी ECF में पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्रॉम द सेल्स इनटू द ECF। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर जो हमारी ऑस्मोलैरिटी है ECF की वो फॉर एनी रीज़न ज़्यादा हो जाए, तो जो पानी होता है वो सेल से बाहर निकल आता है इनटू द ECF। तो उस पानी को फॉलो करते हुए उस ऑस्मोलैरिटी को बरकरार रखने के लिए पोटेशियम आयंस भी ECF में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, हाइपरकलेमिया। इसके अलावा कौन कौन सी आसान सी चीज़ें देख लेते हैं जो कि इसमें से आसान मुश्किल सी लग रही हैं सारी। हाँ, पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्रोनॉन, ट्राइमेथ्रिन, अमालोराइड, ये सब क्या कॉज करेंगे, हाइपरकलेमिया। इसके अलावा रीनल डिजीज़ अगर है, तो रीनल डिजीज़ अगर फॉर एनी रीज़न होगी, तो मतलब सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही और पोटेशियम को सिक्रीट नहीं कर पा रही, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, हाइपरकलेमिया। हाइपर ऑस्मोलैरिटी देख लिया, हाइपर ग्लाइसीमिया देख लिया, मैनिटोल वगैरह, ठीक है। अगर आप पोटेशियम सप्लीमेंट्स ले रहे हो तब भी हाइपरकलेमिया हो सकता है। सो इनमें से जो आसान लगे ना वो लिख लेना, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन हाइपरकलेमिया करवा सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कंडीशन हाइपोकलेमिया करवाएंगी वो भी देख लेना, और हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस। तो बस यही है जो इंपॉर्टेंट है इसमें। अगेन यू कैन सी, अच्छा, मिनरल एसिडोसिस में क्यों होता है हाइपरकलेमिया, यू नो कि हमारे टिब्यूल्स में, डिस्टल टिब्यूल्स में होता है एक पोटेशियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर। तो जब बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी तब सिक्रेशन ज़्यादा होगी। नहीं, एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। हाँ, अगर बॉडी में हमारी ज़्यादा हुई है, एसिडोसिस हुआ है बॉडी में, तो डेफिनेटली हमने हाइड्रोजन आयंस को सिक्रेट कराना है, ठीक है। एंड इन एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन आयंस हमें रीअब्जॉर्ब किसको कराना पड़ेगा, पोटेशियम आयंस को। तो उस केस में हाइपरकलेमिया रिजल्ट हो सकता है। तो मिनरल एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब भी होगा तो बॉडी में हाइपरकलेमिया रिजल्ट होगा। अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी, मतलब इंसुलिन ने ही बेसिकली ECF में से पोटेशियम आयंस को पंप करना था इनटू द सेल्स, तो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तब भी हाइपरकलेमिया हो जाएगा। अगर बीटा ब्लॉकर्स दें तो बीटा एनर्जिक स्टिमुलेशन नहीं होगी, तो पोटेशियम आयंस इनटू द सेल्स नहीं जा सकता, भी हो सकता है। और सेल इंजरी है, जैसे टोल्ड यू कि सेल लिसिस में हो सकता है। और मेलानोकॉर्टिकॉइड डिफिशिएंसी है तो सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, पोटेशियम सिक्रीट नहीं होंगे। कॉर्टिकल ट्यूब्यूल अगर डैमेज हुआ है तो भी यही है। तो डिक्रीज डिलीवरी ऑफ सोडियम, तो सोडियम जाएगा तो रीअब्जॉर्ब कैसे होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली हाइपरकलेमिया कॉज कर सकती हैं। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच। ये थी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़ने थे रिगार्डिंग द किडनी फंक्शन। आई होप कि समझ आ गई होगी।